मॉड्यूल 1 मूलभूत संकल्पनाएं जो आय, खर्च और बजट की व्याख्या करती है। आप सभी जानते हैं कि एक महीने तक काम करने के बाद आखिर में आपको वेतन मिलता है। तब आप खर्च करना शुरू करते हैं, लेकिन महीने के अंत तक पैसा सीमित हो जाता है और अपनी पसंदीदा चीजें खरीदना मुश्किल हो जाता है। पैसा बचाना मुश्किल है ना? आप सभी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। मुझे यकीन है कि आप सभी को भी समायोजन करना पड़ा होगा। सबसे पहले आय और खर्च के बीच संतुलन रखना सीखना महत्वपूर्ण है। आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जानना चाहिए और ज़रूरतों और इच्छाओं के आधार पर अपनी प्राथमिकताएं भी निर्धारित करनी चाहिए। आवश्यकता एक ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे कपड़े, दवा, घर, खाना आदि। इच्छा यानी अभिलाषा कुछ ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं, आप इच्छा करते हैं, जैसे गहने, घड़ी, गाड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें जो गैर ज़रूरी है। इसी तरह फिल्म देखना जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे स्थगित किया जा सकता है। दवा, अस्पताल में देखभाल, खाना, गैस, बिजली आदि आवश्यकताएं हैं। इसलिए आपको आवश्यकता और इच्छाओं के बीच अंतर स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। आय, आप सभी जानते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग न केवल अपनी नौकरी से बल्कि फिक्स डिपॉजिट, आरडी और पेंशन जैसे अन्य माध्यमों से भी पैसा कमाते हैं। कई लोगों को संपत्ति से किराए की आय भी प्राप्त होती है। व्यवसाय, खेती और किसी अन्य स्रोत से आय अर्जित की जा सकती है। आपको विभिन्न स्रोतों से अर्जित सभी आय को नोट करना चाहिए और उसके अनुसार खर्च करना चाहिए। यदि आप अपनी आय का हिसाब किताब नहीं रखेंगे, तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आप कितना खर्च करते हैं। सभी स्रोत से आय का हिसाब रखना महत्वपूर्ण है। खर्च, आप जानते हैं कि आपको दैनिक घरेलू जरूरतों जैसे किराया, बिजली का बिल, खाना आदि पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है। आप परिवहन जैसे बस या ट्रेन का टिकट, अपने वाहन के लिए पेट्रोल आदि भरने पर खर्च करते हैं। फिर कपड़ों, छुट्टियों में यात्राओं, मनोरंजन और अन्य चीजों पर खर्च होते हैं। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको दो चीजें करनी चाहिए। अपने दैनिक खर्चों पर नजर रखना ताकि आप जान सके कि आप कितना खर्च करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना और किस पर खर्च किया है। आप अनावश्यक खर्चों को कम कर सकेंगे। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे बाल कटवाना, स्पा, शेविंग, बालों का रंग, नए कपड़े खरीदना, मॉल में खरीदी, खाना आदि। हर खर्च का हिसाब किताब रखें, सभी बिल बचाकर रखें और महीने के अंत में उसका मूल्यांकन करें। ऐसे 3 महीने तक करें। मूल्यांकन करने पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपने कितना खर्च किया है और किस पर खर्च किया है। बजट बनाना, बजट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी आय और खर्च जानते हैं, तो आप उन्हें एक साथ रखते हैं
और इसे बजट कहा जाता है। बजट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसे बनाना आसान है। उदाहरण के लिए, मैंने आपको विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय को नोट करने के बारे में पहले ही बताया था। इसी तरह अपने खर्चों को भी नोट करें। यदि आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है और महीने के अंत में आपका खर्च 40,000 रुपये है, यानी आपके पास 10,000 रुपये बच गए हैं। बधाई हो! अतिरिक्त पैसे से आप कोई कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन अगर आपका मासिक खर्च 60,000 रुपये है, जो आपकी आय से 10,000 रुपये अधिक है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या ऋणात्मक है। आपके पैसे का अभाव है। आप इसे कैसे पूरा करेंगे? लोन लेकर या एफडी से पैसे निकाल कर? ये सही तरीका नहीं है। मैं आपको 2 सुझाव दूंगा। इच्छाओं के बजाय अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देकर अपने खर्चों को कम करें। उदाहरण, यदि आप अधिक किराया दे रहे हैं तो इसे कम करने का प्रयास करें। यदि ईएमआई राशि अधिक है तो राशि कम करने का प्रयास करें। मनोरंजन आदि पर खर्च कम करें। यदि आप खर्चों को कम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सभी आवश्यक है, तो आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त काम करने या विभिन्न निवेशों पर ब्याज से अधिक पैसा प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बजट के आप तनावग्रस्त रहेंगे और अपने पैसे का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। पहले केवल हफ्ते में एक बार बजट बनाइए और जब आपको आसानी महसूस हो तब इसे महीने में एक बार बनाइए। चक्रवृद्धि बेहतर क्यों है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको साधारण ब्याज के बारे में बताता हूँ। उदाहरण के लिए, आपने जो पैसा कमाया है, साधारण ब्याज के तहत 100 रुपये का निवेश करते हैं। यदि वार्षिक ब्याज 10% हो, तो आपको अपने 100 रुपये की मूल राशि पर 10 रुपये वार्षिक ब्याज मिलेगा। तब कुल 110 रुपये होंगे। अगर आपने 10 साल के लिए निवेश किया है, तो आप सोचेंगे कि दूसरे साल 110 रुपये पर 10% ब्याज मिलेगा। ये गणना नहीं है। साधारण ब्याज में आपको केवल मूल राशि पर ही ब्याज मिलता है, यानी यहाँ आपको 10 साल तक 10 रुपये सालाना ब्याज मिलेगा, तो 10 साल में आपको 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब कुल राशि 200 रुपये होगी, जिसमें मूल राशि और ब्याज शामिल है। चक्रवृद्धि ब्याज अधिक लाभदायक होता है, मैं समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपनी आय से 100 रुपये निवेश करते हैं, 10% ब्याज के आधार पर आपको पहले साल 10 रुपये मिलेंगे और आपकी रकम 110 रुपये हो जाएगी। अगले साल आपको 110 रुपये पर 10% यानी 11 रुपये का ब्याज मिलेगा और अब आपकी कुल राशि 121 रुपये होगी। अगले साल आपको 121 रुपये पर ब्याज मिलेगा, जो कि 12.1 रुपये होगा। अब कुल राशि ब्याज पर अर्जित करते हैं, जिसका अर्थ है आपको 260 रुपये मिलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में आप साधारण ब्याज से अधिक कमाते हैं। हर कोई जानना चाहेगा कि किसी दिए गए वार्षिक ब्याज पर निवेश किए गए पैसे को दुगना करने में कितने साल लगेंगे। आप इसकी गणना कैसे करते हैं? एक फॉर्मूला है जो कई वर्षों से लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। इसे रूल ऑफ 72 के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बैंक ब्याज दर 9% घोषित करता है और ये उल्लेख करता है कि आपका निवेश 8 वर्षों में दुगना हो सकता है, आप सोचेंगे कि ये 2, 3 या 5 वर्षों में दुगना क्यों नहीं होता। इसकी गणना रूल ऑफ 72 के अनुसार की जाती है। यहाँ 72 को ब्याज दर से विभाजित किया जाता है। इस मामले में ब्याज दर 9% है, तो 72 को 9 से विभाजित करने पर 8 होगा, अर्थात 8 वर्ष। 8 वर्षों में 9% ब्याज पर की गई 1,000 रुपये की
निवेश की राशि पर आपको लगभग 720 रुपये मिलेंगे, जो आपके निवेश का लगभग दुगना होगा। रूल ऑफ 72 में संख्या 72 को ब्याज दर से विभाजित किया जाता है। आजकल ब्याज दर 5 से 7% के बीच है और इसके आधार पर निवेश को दुगना करने में लगने वाले वर्षों की अनुमानित संख्या में वृद्धि होगी। तो याद रखें रूल ऑफ 72। वित्तीय नियोजना। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि वित्तीय नियोजना वे लोग करते हैं जो निवेश करना चाहते हैं या सेवानिवृत्ति या बुढ़ापे के लिए योजना बनाना चाहते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद युवाओं को जब नौकरी मिलती है तो वे ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों पर भी पैसा खर्च करते हैं। वे वही निवेश करते हैं जो बच जाता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आगे चलकर आपको जीवन में बड़ी समस्याएं आएंगी। बाद में जीवन में आपको ईएमआई, चिकित्सा खर्च आदि का भुगतान करना होगा। मुद्रास्फीति होगी। बिना योजना बनाए आप जीवन के बाद में पछताएंगे। वित्तीय नियोजना न केवल निवेश है बल्कि भविष्य के लिए योजना बनाना भी है, ताकि आपको जीवन में बाद में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये ना केवल वेतनभोगी लोगों के लिए बल्कि युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, गृहिणियों के लिए भी है। आपको बहुत बड़ी रकम कमाने की जरूरत नहीं है। आपकी आय कोई मायने नहीं रखती, चाहे आप 5,000 रुपये कमाएं या 50,000 रुपये। हमेशा नियोजना बनाएं। अच्छी तरह से सोच समझकर लिए गए वित्तीय निर्णय वित्तीय समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। वित्तीय नियोजना जरूरी है। 3 प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी वित्तीय नियोजना शुरू करें। मैं अब कहाँ हूँ? मेरी आय कितनी है? मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है? घर खरीदना, कार खरीदना? मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ? मैं अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करूँ? इन 3 सवालों के जवाब जरूरी है। यहाँ वित्तीय नियोजना प्रक्रिया है। इसमें 6 चरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ब्याज, आय, ईएमआई, कर्ज या आपके दिए हुए लोन पर मिलने वाली रकम आदि के बारे में सारी जानकारी जुटाना। स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य रखें। अपनी वित्तीय स्थिति के विश्लेषण के आधार पर निर्णय लें। मान लीजिए इस समय आपकी आय सीमित है, तो कुछ खर्चों को स्थगित कर दें। या यदि आपके पास अतिरिक्त आय है तो आप खर्च कर सकते हैं। विश्लेषण करें, निर्णय लें। वित्तीय नियोजना विकसित करें और प्रस्तुत करें। अपनी योजना पर अमल करना शुरू करें। वित्तीय स्थिति और योजना की निगरानी और समीक्षा करें। वित्तीय नियोजना इन 10 तरीकों से आपकी मदद कर सकती है। ये आपको भविष्य के लिए अपने लक्ष्यों के साथ आज की जरूरतों को संतुलित करने में मदद करता है। ये आपको अपने पैसे का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करता है और आपको ये तय करने में मदद करता है कि क्या ज़रूरत है और क्या इच्छा है।
एक उचित वित्तीय नियोजना आय और खर्च को जानने में मदद करती है और भविष्य के लिए बचत करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी महीने में आपके खर्च अधिक है, तो उचित योजना के साथ आप अगले महीने में कुछ खर्चों को कम करने की योजना बना सकते हैं। यदि आपकी नियोजना सही नहीं है, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित या समायोजित नहीं कर पाएंगे, इसलिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यदि आपका लक्ष्य घर, कार खरीदना या शादी करना, बच्चे पैदा करना या छुट्टियों पर जाना है, तो पहला कदम पैसे बचाना है, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। वित्तीय नियोजना आपको चिकित्सा खर्च, दुर्घटना, घर की मरम्मत आदि जैसे आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने में मदद करेगी। हो सकता है कि आपके घर पर आपका परिवार, बच्चे, दादा-दादी हो और आप शायद अपने गृह ऋण की ईएमआई का भुगतान कर रहे हो। वित्तीय नियोजना आपको बच्चों की शिक्षा, दादा-दादी के चिकित्सा खर्च आदि का भुगतान करने में मदद करेगी। वित्तीय योजना उनकी सुरक्षा में मदद कर सकती है। बहुत से लोग जीवन भर काम करते हैं और 58 या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अच्छी योजना नहीं बनाई होती है। यदि आप चाहें तो उचित वित्तीय योजना और बचत के साथ आप 40-45 वर्ष की आयु या 50 वर्ष से कम आयु तक सेवानिवृत्त हो सकते हैं। हम सभी को चिंता होती है कि हमारे मरने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा। हम सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ें, वित्तीय नियोजना बनाना महत्वपूर्ण है। जब आप नियोजना बनाएंगे, तो आपको अपने करों के बारे में जानकारी होगी और आप उसके अनुसार अपने करों का भुगतान कर सकेंगे। नियोजना बनाने से आपको आरामदायक जीवन जीने में मदद मिलेगी। आपको खर्चों की चिंता नहीं रहेगी। उचित नियोजना के साथ आपके पास बैकअप और दिशा की समझ होगी। वित्तीय लक्ष्य तय करना। वित्तीय नियोजना में सबसे महत्वपूर्ण कदम लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य 3 प्रकार के हैं। अल्पकालीन लक्ष्य है, जो आप मोबाइल या बाइक आदि खरीदने के लिए थोड़े समय के लिए पैसे बचाते हैं। मध्यकालीन लक्ष्य तब होता है जब आप लगभग 10-15 वर्षों के लिए बचत या निवेश करते हैं, उदाहरण के लिए घर खरीदने के लिए। दीर्घकालीन लक्ष्य तब होता है जब आप लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं, उदाहरण के लिए अपनी सेवानिवृत्ति के लिए। ये 3 अलग-अलग प्रकार के लक्ष्य हैं जिनको आपको योजना बनाने की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारित करते समय आपको स्मार्ट लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है। हमने 3 प्रकार के लक्ष्यों के बारे में सीखा: लघु, मध्य और दीर्घकालिक। मान लीजिए हमारा लक्ष्य किसी स्थान पर जाना है। लेकिन उस से पहले हमें वहां का पता चाहिए। फिर हम मैप पर दिशा निर्देश, मार्ग पर टोल प्लाजा, राजमार्ग है या नहीं, किलोमीटर की संख्या आदि देखेंगे। हम पेट्रोल के खर्च की जांच करेंगे और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इसे स्मार्ट गोल कहा जाता है। यदि आप
उचित योजना के बिना यात्रा शुरू करते हैं तो आपको एहसास होगा कि गंतव्य बहुत दूर है और पेट्रोल की खपत अधिक है, जिससे सभी का खर्च भी अधिक हो रहा है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आप कहते हैं मैं एक मोटरसाइकिल के लिए बचत कर रहा हूँ। इस प्रकार का लक्ष्य अस्पष्ट है। मॉडल नंबर, कंपनी, लागत आदि के बारे में क्या? साथ ही ये भी नहीं बताया कि आप लक्ष्य के लिए कैसे बचत करेंगे। इसके बजाय आप कह सकते हैं अगले 10 महीने में मैं 50,000 रुपये बचाना चाहता हूँ और फिर 100 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदूंगा। इसे स्मार्ट प्लानिंग कहा जाता है। यहाँ स्मार्ट शब्द एक संक्षिप्त शब्द है जिसका प्रत्येक अक्षर एक अलग अर्थ दर्शाता है। एस से स्पेसिफिक। जब आप कहते हैं मैं मोटरसाइकिल के लिए बचत कर रहा हूं तो यह स्पष्ट नहीं है। जब आप कहते हैं मैं 100 सीसी मोटरसाइकिल के लिए बचत कर रहा हूं तो ये अधिक विशिष्ट है। एम का मतलब है मेजरेबल। मोटरसाइकिल उदाहरण में आप विशेष रूप से जानते हैं कि आप कौन सी मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं। आपको एम को भी जानना होगा। यानी जब आप कहते हैं कि मैं 50,000 रुपये बचाना चाहता हूँ तो आप जानते हैं कि कितना बचाना है। या यदि बाइक की कीमत 1,00,000 रुपए है तो आप स्पष्ट है कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। ए का मतलब है अचीवेबल। आपको कौन सी बाइक चाहिए, उसकी कीमत आदि के बारे में आप स्पष्ट है। फिर आपको ये देखना होगा कि आप अपनी आय से अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। आर का अर्थ है रियलिस्टिक। आप जानते हैं कि जो बाइक आप चाहते हैं उसकी कीमत 50,000 रुपये है, जिसे आप अपनी आय से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आमदनी से 2 लाख रुपए की बाइक खरीदने का लक्ष्य रखते हैं तो ये यथार्थवादी नहीं है। अपनी आय के आधार पर आपको यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। टी का मतलब है टाइम। आपने तय कर लिया है कि आपको बचत करने में कितना समय लगेगा। उदाहरण के तौर पर आपने 10 महीने या 1 साल तय किए हैं। ये स्मार्ट लक्ष्य तय करना है। बचत बचत महत्वपूर्ण है ना? बहुत जरूरी है। यह भविष्य में आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप पैसे बचाएंगे तो आप भविष्य में अपने लक्ष्य हासिल कर सकेंगे और आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हर कोई सोचता है कि बचत वह रकम है जो आपकी आमदनी में से खर्च निकलने के बाद बच जाती है ना? नहीं, ये एक गलतफहमी है। आय में से खर्च निकलने के बाद बचत नहीं होती। सही तरीका ये है कि बचत को आय से निकालकर अलग रख दिया जाए और फिर बची हुई राशि का उपयोग खर्चों के लिए किया जाए। कई लोगों को तो वही बचाते हैं जो खर्च के बाद बच जाता है। ये उल्टा होना चाहिए। बचत के बाद जो कुछ बचे उसी से खर्च करना चाहिए। आपको बचत करने की आवश्यकता क्यों है? क्या ये महत्वपूर्ण है? अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं जैसे बाइक, कार या मोबाइल या घर आदि, लेकिन अगर आपने बचत नहीं की है तो आपके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तब आप उधार लेने या कर्ज लेने के बारे में सोचेंगे। ये आसान नहीं है क्योंकि आपको इसे वापस चुकाना होगा और ब्याज भी देना होगा जो बहुत अधिक होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपने बचत नहीं की। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो बचत करना महत्वपूर्ण है। लेकिन बचत कैसे करें? अब आपने तय कर लिया है कि आप बचत करना चाहते हैं। इसके लिए इन सुझावों को ध्यान में रखें। अपनी आय से अलग बैंक खाते में पैसे बचाएं। उस पैसों का इस्तेमाल खर्चों में ना करें। उस खाते को हाथ भी ना लगाएं। दैनिक खर्चे जैसे बिजली बिल, खाना, बच्चों के स्कूल कॉलेज के खर्च, कपड़े और अन्य ज़रूरतों के लिए दूसरे बैंक खाते का उपयोग करें। साथ ही यह भी याद रखें कि अपने अनावश्यक खर्चों को कम करें और केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जिनकी आपको ज़रूरत है। आपके पास कार, बाइक, मोबाइल या होम लोन होगा जिसकी ईएमआई आप चुका रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आप पैसे बचाना, खर्च का प्रबंधन और अपनी आय से ईएमआई का भुगतान सब कैसे करेंगे। पहले ईएमआई और कर्ज चुकाएं। और फिर नियमित रूप से पैसे को बचत खाते में डालें। आप जानते हैं कि आपको आय में से पैसा बचाना चाहिए और बची हुई राशि का उपयोग खर्चों के लिए करना चाहिए। हालांकि उदाहरण के लिए आपकी आय 20,000 रुपये है और आप 5,000 रुपये बचत के लिए और शेष 15,000 रुपये दैनिक खर्चों के लिए रखते हैं। यदि आपको कुछ पेंशन या कुछ ब्याज मिलता है और आपकी आय बढ़ जाती है, तो अतिरिक्त आय से अपने खर्चों को 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक बढ़ाने के बारे में ना सोचें। जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च करते रहे और अगर ज़रूरी हो तो ही खर्चों को थोड़ा सा बढ़ाइए। बढ़ी हुई आय का अधिकांश भाग बचत खाते में डालें। उदाहरण के लिए बचत को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दीजिए। बचत करने की आदत बनाइए। कभी कभी आप हर महीने नियमित रूप से बचत नहीं कर पाते होंगे। ये सही नहीं है। जैसे आपको हर महीने आय प्राप्त होती है, वैसे ही इसे एक आदत बनाइए और हर महीने नियमित रूप से बचत करिए। आप सभी जानते हैं कि सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी आदि, जो सुरक्षित है और टैक्स कम करने का अच्छा तरीका है। ये आपको भविष्य के लिए पर्याप्त पैसा बचाने में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि हर महीने आपको अपनी आय से पैसे बचाना चाहिए, लेकिन आपको पैसे कहाँ बचाने चाहिए? इसे घर पर संजो के रखें? नहीं, इसे बेहतर होगा कि आप बैंक में सेविंग अकाउंट या आरडी या एफडी अकाउंट खोलकर बचत करें। आप डाकघर में भी बचत खाता खोल सकते हैं, सरल है। बचत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ दी गई है। उदाहरण के लिए, अपना सारा पैसा एफडी में ना लगाएं। केवल एक ही प्रकार के संसाधनों में निवेश ना करें। सुनिश्चित करें कि आपकी बचत एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस आदि जैसे विविध साधनों में निवेश की गई हो। विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए निवेश पर मॉड्यूल देखिए। कुछ राशि घर में नकदी के रूप में या बैंक में लिक्विड एसेट के रूप में रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप पैसे निकाल सकें। यदि आप सारी बचत एफडी या आरडी आदि में बंद कर देंगे तो कोई भी लिक्विड एसेट नहीं रखेंगे, तो आपात स्थिति में आपके पास पैसा ही नहीं होगा।
इसलिए कुछ पैसा घर पर नकद या बैंक में लिक्विड एसेट में होना चाहिए। अपना पैसा ऐसे साधनों में ना लगाएं जो बहुत जोखिम भरे हो और आपको बहुत अधिक रिटर्न का वादा करते हो। सुरक्षित तरीकों में ही निवेश करें। कुछ अज्ञात कंपनियां अच्छे रिटर्न वाले एसआईपी या ईएलएसएस योजनाओं का विज्ञापन करती है। जांचें कि क्या ये सरकार द्वारा अनुमोदित या विनियमित है। कुछ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के पास आवश्यक अनुमोदन नहीं होता है और आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि ये एक अनियमित कंपनी है। ये याद रखें।